दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बातों को समझ लिया था। अगर आप चाहें तो इसको एक बार अगर हम लोग रिकैप करना चाहें तो महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत दिया गया है और इसको लगाने का जो आधार होता है वो होता है संविधान का उल्लंघन। और अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। इसकी शुरुआत जो है वो किसी भी सदन से किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा से भी कर सकते हैं और राज्यसभा से भी कर सकते हैं। शर्त यह होती है कि जिस सदन के द्वारा इस आरोप को लगाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का प्रस्तावित होना आवश्यक होता है और फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना होता है। जब पहले सदन के द्वारा ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तो फिर इसकी जांच करने के लिए यह प्रस्ताव जाता है दूसरे सदन में और अगर वहां पर भी यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि इन सभी बातों की जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है ताकि वह भी अगर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो वो कर सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसी बात को और समझेंगे आगे बढ़ा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो टर्म्स होता है वो 5 ईयर होता है। जिस दिन अपने पद को वो ग्रहण करता है उस दिन से इसका जो समयावधि होती है वर्ग का वो होता है 5 साल। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, तो उसी बात को हम लोग शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, हेडिंग आपको बनाना होगा राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होता है। तो पहली कंडीशन दोस्तों होती है कि अगर इसका टर्म्स जो है 5 वर्ष का यह पूरा हो जाए, 5 वर्ष अगर पूर्ण हो जाता है तब राष्ट्रपति का पद जो होता है वो खाली हो जाता है। दूसरी कंडीशन हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपना यह रिजाइन दे सकता है, यानी कि त्याग पत्र दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है। और ये किसको देगा, तो ध्यान रखिएगा यह अपना त्याग पत्र जो होता है यह उपराष्ट्रपति को देगा। बात क्लियर है। तीसरी कंडीशन क्या होगी राष्ट्रपति का पद खाली होने के लिए। तो तीसरी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो अगर राष्ट्रपति जो चुना गया व्यक्ति है अगर किसी तरीके से अयोग्य होता है तो यहां पर क्या होगा, उम्मीदवार अगर अयोग्य है या फिर इसके चुनाव को इनवैलिड घोषित किया गया है, चुनाव अवैध घोषित हो जाए, चुनाव अवैध घोषित हो जाए तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, राष्ट्रपति का पद जो होता है वो रिक्त हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कंडीशन और कि राष्ट्रपति को अगर महाभियोग, जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट के जरिए इसका पद रिक्त हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद जो होगा वो खाली हो जाएगा। अब यहां पर कंडीशन आपको इस बात को समझनी है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले, मतलब कि अगर हम लोग यहां की बात करें 5 वर्ष का, तो ये क्या है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही क्या होगा, इसके पहले ही चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसको पूर्ण कराया जाएगा, इसके पूर्व ही चुनाव करवा लिया जाएगा।
और चुनाव करवाने में क्या होगा कि जैसे ही इसका पद रिक्त होने वाला होता है तो उतना मार्जिन लेकर के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आकस्मिक रिक्ति होती है, आकस्मिक रिक्ति अगर होती है, इसका मतलब है कि अगर किसी का पद अचानक से रिक्त हो जाता है तो यहां पर क्या होगा, आकस्मिक रिक्ति के संदर्भ में ये कंडीशन होती है कि 6 माह के भीतर ही क्या होगा, 6 माह के भीतर ही इसका चुनाव करवाना होगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब आकस्मिक रिक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के पद को लेकर के और कंडीशन हमारे पास होता है कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना अनिवार्य हो जाता है, तब इस दौरान कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है और अक्सर सवाल आपको इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर इसका इलेक्शन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 6 महीने के भीतर इसका इलेक्शन होना अनिवार्य होता है और इस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन कार्य करेगा, तो वहां पर होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। तो एक पॉइंट आपको यहां पर भी ध्यान में रखना है, जब आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो इस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो इसका आंसर आपको लगाना होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कार्य करता है। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन कार्य करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो काम करता है और मैक्सिमम कितने दिनों तक, 6 महीना के लिए। इसी बात को अगर हम लोग अमेरिकन संविधान से कंपेयर करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वो शेष जितना भी टर्म्स उसका बचा हुआ होता है उतने पूरे के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें तो अमेरिकन राष्ट्रपति का जो टर्म्स होता है वो कितना होता है, 4 ईयर के लिए होता है, 4 साल के लिए। अब मान लीजिए कि कोई एक नया राष्ट्रपति बना और वो 6 महीने तक या मान लेते हैं कि 1 ईयर तक यह अपने पद पर बना रहा और 1 ईयर के बाद इसका अचानक से पद रिक्त हो जाता है, तो उस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना बचा है अभी, तो 3 साल बचा है। मींस अब जो यहाँ पर ये 4 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की। 1 साल मान लीजिए इसने कार्य कर लिया और इसका पद जो है वो रिक्त हो गया, तो पद रिक्त होने के दशा में अभी इसका कार्यकाल कितना बचा हुआ है, 3 ईयर बचा है। अब शेष कार्यकाल जो ये 3 साल का बचा है, इस पूरे कार्यकाल के लिए कौन रहेगा, तो यहां पर रहता है एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य करेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है ये पूरा का पूरा 3 साल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखेंगे तो मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 महीने तक के लिए ही कार्य कर सकता है। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। एक कंडीशन और बनती है कि मान लीजिए कि ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ये भी न रहे तो कौन बनेगा, तो यहां पर बनता है सीजेआई। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है, यही बन जाता है आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये बन जाता है। बात क्लियर हो गई। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उस दौरान जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वही क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेगा।
अब यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो एक एग्जाम्पल आपके सामने आता है और वो एग्जाम्पल होता है एम हिदायतुल्लाह का। नाम आपने सुना होगा। अगर हम लोग एम हिदायतुल्लाह की बात करें, ये आपको कई तरीके से सवाल में पूछा जाता है। नाम क्या है? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह जो थे ये कौन थे? ये थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे। और एक चीज इनके बारे में और आप जानते रहिएगा कि एम हिदायतुल्लाह ही जो थे यह प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे। प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे। और अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने क्रम में। तो राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति थे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि थर्ड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो पद था वो खाली हो गया था। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद जैसे ही रिक्त हुआ था तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इस समय? तो वीवी गिरी थे। वीवी गिरी जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और इस नियम के अनुसार जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद रिक्त हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या होना चाहिए था? इनको होना चाहिए था एक्टिंग प्रेसिडेंट होना चाहिए था, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको बनना था। लेकिन संयोग ऐसा था कि वीवी गिरी भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति चुनाव हेतु इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो इस दौरान कंडीशन क्या बन गई कि राष्ट्रपति का भी पद खाली था, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली था। अब दोनों का पद अगर खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो वही यहां पर चुना गया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्लाह को, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करते थे। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने ही काम किया था। तो ये थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन थी और यहां से आपको सवाल कभी कभी मिल जाते हैं, तो ऐसे बिंदुओं पर भी आपको नजर डालने की आवश्यकता है। हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास में और अगला जो पॉइंट होगा आपके लिए वो हेडिंग हो जाएगी राष्ट्रपति का कार्य। देखिएगा, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो कार्य और शक्तियां आप लिख लीजिए। राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं और इसके कौन कौन सी शक्तियां हैं। फंक्शन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करना है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो राष्ट्रपति कौन कौन से काम करता है और कौन कौन सी इसकी शक्तियां होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप निकाल करके देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है राष्ट्रपति का, एक होता है कार्यपालिकीय कार्य। तो पहला पॉइंट यहां पर थोड़ा सा आप इसको समझते चलेंगे। एक होता है इसका कार्यपालिकीय कार्य होता है, और कार्यपालिकी कार्य का मतलब होता है इसका एग्जीक्यूटिव। और दूसरा कौन सा होगा इसका जो महत्वपूर्ण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विधायी कार्य कहते हैं। तो राष्ट्रपति का कुछ काम कैसा होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। कुछ ऐसे काम इसके होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ इसके कार्य होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक कार्य कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के न्यायिक कार्यों के साथ साथ में वित्तीय कार्य भी होते हैं। वित्तीय कार्य होते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के सैन्य कार्य भी होते हैं। सैन्य कार्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के कुछ कूटनीतिक कार्य होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। राष्ट्रपति के कुल
इतने टाइप के कार्य होते हैं। ये एक मोटा मोटा आपको आइडिया लगाना है। अब यहां से जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो उसके साथ साथ में बहुत सारे पॉइंट को आपको यहां पर ऐड करना रहेगा। इसी तरीके से जब हम लोग लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको क्या करना है कि राष्ट्रपति का विधायी कार्य कौन कौन से होते हैं, यहां पर भी आपको बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफाइड किया है, ये सारे पॉइंट आपको अलग अलग पॉइंट्स के रूप में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते चलेंगे और वहीं से आपको सवाल भी मिलते रहेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे जब हम लोग कार्यपालिका की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने बात किया था एक आर्टिकल 53, आपको याद होगा। तो यहां पर हमने आपको बताया था जो इसका कार्यपालिकीय कार्य है, आर्टिकल 53 में हमने आपको क्या बताया था कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां कहां पर होती हैं। यहां पर आपने लिखा हुआ था कि समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति की, समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां ये कहां पर होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कहां पर होती हैं? राष्ट्रपति में। और इनका प्रयोग वह कैसे करता है? अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से। और यहां पर सबऑर्डिनेट का मतलब बहुत सिंपली हो जाता है मंत्री परिषद। तो यहां पर कौन कार्य करता है? मंत्री परिषद जो है ये काम करती है इसके सबऑर्डिनेट के रूप में। तो राष्ट्रपति क्या करता है? कार्यपालिका का यह प्रमुख होता है। चूंकि आप जानते हैं कि यह नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होता है, यहां पर एक पॉइंट अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, यह कैसा होता है? यह नाम मात्र का होता है, यानी कि नॉमिनल होता है। और रियल जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री जो होता है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। तो अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो वास्तविक रूप में जो सत्ता का प्रयोग करने वाला है वो कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। और साथ ही साथ वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी काम करती है। राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों का जो संचालन करता है या संपादन करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहयोग से ही करता है, जिसको हम लोगों ने आर्टिकल 74 में भी इस बात को देखा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है, अब इसी बात को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाएं। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कार्यपालिका का यह एक प्रमुख होता है। और इसमें हम लोगों ने एक पॉइंट के रूप में बात किया कि समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। यहां तक की बात कन्फर्म है। दूसरा एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है, वास्तविक रूप में कोई और करता है बल्कि प्रधानमंत्री करता है। यह बात कन्फर्म हो गई। अब सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जब हम लोगों ने यहां पर प्रधानमंत्री की बात किया है, पीएम की बात किया है, तो एक पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा होता है? तो इसका अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति इसको क्या करता है? पीएम को अपॉइंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाई कौन हो जाएगा? यहां से अगर सवाल आपको आएगा तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यहां तक कंफर्म होता है। तो एक सवाल तो आपको यही पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसका इलेक्शन होता है, उसका सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अपॉइंटमेंट होता है बल्कि इसकी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। और इसकी नियुक्ति करता कौन है? अगर ये सवाल आएगा तो आंसर आपको क्या लगाना होगा? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। यहां तक की बात कंफर्म हो गई। अब इसके बाद में जितने मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मंत्री होंगे, उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर भी आंसर आपका क्या होगा?
प्रेसिडेंट होगा। बट एक यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यह सलाह किससे लेता है, तो अब ये सलाह लेने लगेगा किससे, प्राइम मिनिस्टर से। बात क्लियर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसको नियुक्त करता है, तो आमतौर पर आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है तो जो सबसे बड़ा अलायंस होता है यानी कि गठबंधन होता है उसके नेता को भी ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अगर ये कंडीशन भी नहीं बनी तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के किसी न किसी सदस्य को भी क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में बना सकता है। अगर ये कंडीशन भी न हो तो राष्ट्रपति किसी को भी बना सकता है। शर्त ये होती है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी और लोकसभा में उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकता है। ये बात कंफर्म हुई। अब इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मंत्री होंगे उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन अब यहाँ पर सलाह किससे लेगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेता है। हालांकि विभागों के जो बंटवारे की बात करते हैं तो वहां पर आमतौर पर वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, लेकिन नियुक्ति की जब बात करते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंट का नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक सवाल आता है कि जितने भी यहाँ मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं, ये सभी जो मंत्री होते हैं, जितने भी आपको यहाँ पर मंत्री दिख रहे हैं, ये सभी मंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। दोस्तों प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो जाता है, जैसे एक तरीके से कृपा के रूप में, माने कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करना। तो जितने मंत्री होंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं या किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ऐसा भी सवाल जो है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब यहां पर देखिएगा तो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का संचालन करने के लिए, उसके कामों को करने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार नियम बनाता है। कुछ विनियम बनाने की आवश्यकता होती है तो उन सभी को बनाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा जो कि हम लोगों का तकरीबन तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पर। तो राष्ट्रपति जो होता है इसको यह अधिकार होता है राष्ट्रपति को कि वह प्रधानमंत्री से अगर किसी भी प्रकार की सूचना लेना चाहे तो ये सूचना मांगने का अधिकार रखता है। तो सूचना मांग सकता है कौन, राष्ट्रपति। किससे सूचना मांग सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर से आवश्यकता अनुसार क्या करता है, यह सूचना मांग सकता है। चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो राज्यों का राज्यपाल होता है, देखिए सभी इसके एग्जीक्यूटिव वर्क हैं। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इन सभी का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अब एक सवाल यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है इसके पास दो टाइप का यह फंक्शन इसके पास होता है, दो रोल में ये काम करता है। इसका रोल 1 अगर हम लोग बात करें तो रोल 1 में तो ये क्या हो जाता है, हेड ऑफ स्टेट हो जाता है, हेड ऑफ स्टेट हो जाता है। और स्टेट का मतलब यहाँ पर आप राज्य जो यूपी, एमपी, बिहार इस तरीके वाला राज्य है, इस बात को आप यहाँ पर समझेंगे। यानी कि राज्यों का यह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है। एक रोल इसका ये हो गया। दूसरा रोल इसका क्या होता है, रोल नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें गवर्नर की, तो ये क्या करता है,
एजेंट के रूप में काम करता है, केंद्र का एजेंट होता है, यानी कि केंद्र का यह प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो सवाल अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में ऐसा वो कौन सा पद है जो कि एक नहीं बल्कि दो रोल को प्ले करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। तो गवर्नर जो होता है एक तो राज्यों का हेड भी होता है, दूसरा उसका कार्य होता है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, केंद्र का वो एजेंट भी होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। हालांकि इस पद को लेकर के बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, पॉलिटिकल न्यूज में आप इन सब चीजों को देखते होते हैं। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जो सत्ता रहती है केंद्र में, उसी के लोग जो हैं अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एक सामान्य सी अवधारणा है, इसमें कितनी सच्चाई है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बातें जो होती हैं इसी तरीके के सुनने में आपको मिलती होंगी। अब इसके बाद में देखेंगे तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रमुख प्रशासक होते हैं उन सभी की नियुक्ति करने का भी दायित्व किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास ही होता है। मींस यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा कि जितने भी यूटीज हैं, आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके जो प्रशासक होते हैं इन सभी की प्रशासक की नियुक्ति भी कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनकी नियुक्ति करने का दायित्व भी दोस्त किसके पास होता है? तो वो हो जाता है राष्ट्रपति के पास होता है। बात क्लियर है? इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी का। और साथ ही साथ आपने एक नाम और सुना होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या इसी को कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में भी इसको जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या कहते हैं? CAG कहते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की नियुक्ति की अगर बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। सवाल आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो महान्यायवादी शब्द को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सवाल ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो महान्यायवादी होता है अर्थात अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये किसका लीगल एडवाइजर होता है, यानी कि कानूनी सलाहकार ये किसका होता है? भारत सरकार का होता है, राज्य सरकार का होता है, या फिर आपको संसद का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, या प्राइम मिनिस्टर का होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल इज द लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसका होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, यानी कि यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल। और एक इसी तरीके से होता है महाधिवक्ता। यहां पर एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, महाधिवक्ता की जब बात करते हैं तो महाधिवक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, इसको बोला जाता है। और जो एडवोकेट जनरल होता है यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का यह कानूनी सलाहकार होता है, जबकि अटॉर्नी जनरल जो होता है यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। जितने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते जा रहा है उन सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखा है। अक्सर आपसे ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि जो अलग अलग आयोग होते हैं, आयोगों में भी आप देखेंगे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं और कुछ ऐसे भी कमीशंस हैं जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, यानी कि उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संविधानेतर कहते हैं, या उसी को हम लोग सांविधिक भी कहते हैं। देखिए
जब हम लोग संवैधानिक की बात करते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका प्रावधान संविधान के किसी न किसी आर्टिकल्स में उसका प्रोविजन किया गया हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे यानी कि संवैधानिक कहेंगे। और जिनका प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविधानेतर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। अब इनका जो गठन होता है या इनको जो स्टेबल करने की बात होती है वो संविधान के अंतर्गत उसका कोई प्रावधान नहीं होगा, बल्कि इनका जो प्रावधान किया जाता है वो किसी न किसी एक अधिनियम के जरिए किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, मान लीजिए कि प्लास्टिक को बैन करना है और इसके लिए कोई हमको आयोग बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आयोग का कोई भी संविधान के अंतर्गत हमारे कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब इसको कोई न कोई एक एक्ट बनाया जाएगा और उस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया जाएगा कि इसके लिए हमें एक कमीशन बनाने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट जो डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इन दोनों के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मतलब साफ है कि संविधान में अगर उनका प्रावधान रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में अगर प्रावधान नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधानेतर, यानी कि संविधान से इतर अर्थात संविधान से हट करके उसका प्रावधान किया गया है। और अगर जैसे कभी कभी होता है गैर संवैधानिक है, तो गैर संवैधानिक का मतलब क्या हो जाता है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ अगर कोई भी कमीशन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर संवैधानिक कहेंगे। बात क्लियर है। तो यहां से कभी कभी सामान्य अर्थों में गैर संवैधानिक को हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी समझते हैं। तो यहां पर संवैधानिक को समझिए, बाकी जो रहेगा वो सभी को हम लोग एक्स्ट्रा वाले में ही इंक्लूड करना रहेगा। तो अब ऐसे कुछ आयोग हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, तो निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं अर्थात वित्त आयोग की बात करते हैं, तो जो वित्त आयोग का प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति करने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, इसके साथ साथ में एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो इनके जो प्रमुख होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा तो इनके सदस्यों के और प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, और आपको एक मालूम होगा कि 102वें संविधान संशोधन के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया था, तो उसके सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। साथ ही साथ में अगर हम लोग देखें तो मानवाधिकार आयोग होता है, इसके अलावा सूचना आयोग है, महिला आयोग होता है, अल्पसंख्यक आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। इन सभी के अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति, ये सब काम करने का जो दायित्व होता है वो किसके पास होता है, तो ये सभी काम जो होता है वो राष्ट्रपति के जरिए ही किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्यकारी अधिकारों का उपयोग करता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा दोस्तों जो पॉइंट आपका होगा वो हो जाएगा आपका, जो दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे वो हो जाएगा इसका विधायी अधिकार। और विधायी अधिकार में बहुत अच्छे से आपको सब बातों को समझना है। जो इसका लेजिस्लेटिव पावर होता है, विधायी अधिकार होता है, विधायी शक्ति इसकी होती है, इसमें से हमने आपको मैक्सिमम चीजों को बतला दिया है। जैसे कि जो इसका दोस्तों पहला पॉइंट होता है, पहले पॉइंट में किस बात का जिक्र आपको किया गया है,
तो पहला पॉइंट में आपने देखा था कि जो विधायिका होती है यानी कि लेजिस्लेटिव होता है, विधायिका में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? विधायिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसद। हमने आपको बतलाया था कि संसद में कुल 3 लोग होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों तो अलग अलग हाउस बनाते हैं, फिर भी हमने आपको बताया था कि इस पार्लियामेंट के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। और राष्ट्रपति जो होता है इसका यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि इसको हम लोग अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति को काउंट करते हैं। किसके? तो पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का यह एक अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, इसका दोस्त प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है ये होता है कानून का निर्माण करना। अब एक चीज और समझिए, कानून का निर्माण करना इसका कार्य होता है। अब कानून बनेगा कैसे? तो कानून बनने के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो जाए? इन दोनों सदनों से यह पारित हो जाए, और पारित होने के बाद कहां पर आएगा? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इस पर अपना हस्ताक्षर कर देगा तो हस्ताक्षर करने के बाद ही ये क्या बनता है? कानून बनता है। तो अब आप बताइए कि क्या राष्ट्रपति संसद का प्रमुख अंग होगा कि नहीं होगा? तो जी बिल्कुल हो जाएगा। संसद का प्रमुख अंग होता है राष्ट्रपति, और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव पावर होता है। यानी कि राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण अगर विधायी कार्य कोई है तो वो होता है किसी भी बिल पर यानी कि किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करना। क्योंकि जब तक यह हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक क्या होगा कि कोई भी विधेयक अधिनियम के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। इसके अलावा अभी थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रखिएगा, आगे हम लोग और बात करेंगे, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है इसकी बैठकों को बुलाना, ये काम कौन करता है? सत्रावसान करना, सत्र को पूरा खत्म करना और इसको बुलाना। तो संसद के सत्र को आहूत करना और इसको आहूत करना, इसके अलावा सत्रावसान करना, ये सब कार्य कौन करता है? तो ये सारे काम भी जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि क्या यह लोकसभा को भंग कर सकता है कि नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है यह लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। अब यहां पर किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का यह अधिकार रखता है। इसके बाद एक चीज आपको यहीं पर और ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होगा? तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये क्या होता है? यह एक परमानेंट हाउस है। ये कैसा है? यह परमानेंट हाउस है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है। अर्थात इसका कार्यकाल कितना होगा? तो राज्यसभा का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा एक कदम बढ़कर के सवाल और बनाया जाए तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर 6 ईयर, यानी कि 6 वर्ष तक इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा, जबकि राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो हो जाता है राष्ट्रपति के पास। बात क्लियर है? यहां पर हम लोग अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं
कि जो राष्ट्रपति होता है इसके पास एक बहुत अच्छी पावर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो भारत का होता है उसके पास एक शक्ति क्या होती है, संयुक्त बैठक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेशन कहते हैं। अब ये ज्वाइंट सेशन किसका होता है, तो ये ज्वाइंट सेशन हो जाता है किसका, तो लोकसभा का, और किसका, तो ये राज्यसभा का। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ इसकी बैठक को बुलाया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। यहां पर देखेंगे तो इसका जो ज्वाइंट सेशन है इसका प्रोविजन हमको मिलता है आर्टिकल 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आपको प्रावधान क्या मिल जाता है, संयुक्त बैठक का, यानी कि ज्वाइंट सेशन का पूरा प्रावधान आपको देखने को मिलता है। सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि आखिर जो ज्वाइंट सेशन होता है इसको कब बुलाया जाता है, तो जब किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस में सहमत न हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट सेशन कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता की जब बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन कौन होता है, तो आंसर आप क्या लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं। अर्थात लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखेंगे तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा में यह कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। कितने सदस्य होते हैं, जब राज्यसभा की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कुल 12 सदस्य होते हैं। 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और ये कहां से होते हैं, तो कुछ विशेष क्षेत्रों में ये अलग अलग योग्यता को धारण करने वाले होते हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में साहित्य है, इसके अलावा विज्ञान है, कला है, आर्ट है, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों में क्या करता है, विशेष योग्यता को धारण करने वाले, विशेष योगदान देने वाले कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। ऐसा राष्ट्रपति को इसलिए शक्ति दी गई है ताकि जो इनका महत्वपूर्ण अनुभव है वो हमारे सदन को मिल सके। इसलिए राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो ऐसा भी सवाल आपसे, इस पॉइंट से कई टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में कितने सदस्यों को ये नॉमिनेट करता था, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आंसर आपको लगाना होगा 2 सदस्यों को यह नॉमिनेट करता था। 104वें संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को हटा दिया गया। लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करता था कि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, लेकिन इस व्यवस्था को अब वर्तमान में लागू नहीं रखा गया है, तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बात करते हैं लोकसभा होता है ना, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का कोई न कोई एक अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और ये क्या होता है कि अपने सदस्यों में से ही इसको चुना जाता है। एक स्पीकर होता है, इसके अलावा एक क्या होता है, वाइस चेयरमैन होता है, यानी कि उपाध्यक्ष होता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं तो एक हमको टेम्परेरी चेयरमैन की आवश्यकता होती है, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता होती है उस सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए। तो ऐसे अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है,
तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ठीक इसी तरीके से राज्यसभा में भी एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। जब कभी ऐसी कंडीशन बने कि सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो, तो उस कंडीशन में अगर अस्थायी सभापति की आवश्यकता पड़े तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और जब तक उपराष्ट्रपति, चूंकि उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या उसी को उप सभापति कहा जाता है, तो यहाँ पर उसको लिए भी राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि राज्यसभा में उपसभापति और सभापति अगर दोनों पद रिक्त हैं तो अस्थायी सभापति की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। वो अस्थायी होता है, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, जैसे कि संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं? जितने भी संसद सदस्य होते हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। मींस क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अब सवाल ये आता है कि कभी कभी मान लीजिए कि जो सांसद हैं वो अयोग्य हो जाएं, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोगों को संसद सदस्य यानी कि एमपी की अयोग्यता का प्रश्न आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि यह अयोग्यता जो होती है ये दो तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक को हम लोग कहते हैं दोस्तों सामान्य अयोग्यता, एक को हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य अयोग्यता इसको कहा जाएगा। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दल बदल के आधार पर अयोग्यता। दल बदल के आधार पर अयोग्यता यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। अब जब मान लीजिए कि सामान्य अयोग्यता का प्रश्न है, सामान्य अयोग्यता को समझने के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर दल बदल के अलावा किसी भी प्रकार की अयोग्यता की बात हो रही है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य अयोग्यता। जब सामान्य अयोग्यता का प्रश्न आएगा तो वहां पर निर्णय कौन लेगा? तो ये लेता है राष्ट्रपति। किसके साथ मिल करके? तो राष्ट्रपति लेता है किसके साथ मिल करके? तो चुनाव आयोग के साथ मिल करके राष्ट्रपति क्या करता है? यह डिसीजन लेता है। लेकिन जब दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न होगा तो वहां पर इसका डिसीजन कौन लेगा? तो हेड ऑफ हाउस लेगा। हेड ऑफ हाउस का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि जब बात हम लोग कर रहे होंगे लोकसभा की तो वहां पर निर्णय कौन लेगा? स्पीकर लेगा। जब हम लोग बात कर रहे होंगे राज्यसभा की तो वहां पर डिसीजन कौन लेगा? सभापति लेगा। बात ये क्लियर हो गई। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है अगर सामान्य तौर पर अर्थात दल बदल के आधार के अलावा किसी भी प्रकार की अगर अयोग्यता का प्रश्न आता है तो उसका डिसीजन ये लेता है, और अगर दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न है तो उसका डिसीजन कौन लेगा? हेड ऑफ हाउस लेता है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी बिल आते हैं आपके पार्लियामेंट में, कुछ ऐसे भी बिल आते हैं जिनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। पूर्व अनुमति से ही इसको सदन में पेश किया जाता है। कुछ ऐसे भी बिल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं धन विधेयक की, यानी कि मनी बिल की हम लोग बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वित्त विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस बिल नहीं, बल्कि मनी बिल, धन विधेयक की बात करें। इसके अलावा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या फिर नए राज्य का गठन करना है तो या फिर इसके अलावा संचित निधि से कोई भी धन निकालना है, तो ये तीनों प्रकार के जो बिल होते हैं उन सभी पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। कौन कौन से ऐसे बिल होंगे? तो जैसे हम लोग बात कर लिए हैं धन विधेयक की,
धन विधेयक होगा। इसी की तरह होता है एक राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो तो ऐसा अगर कोई बिल होगा तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन संबंधी ऐसा कोई बिल होगा, या फिर संचित निधि से अगर कोई भी धन निकालना है तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा बिल लाने से पहले ही राष्ट्रपति से उसके संदर्भ में अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इस तरीके का कोई विधेयक जो होता है वो सदन में पेश किया जाता है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा विधेयक है जो कि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए आता है तो उसके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है, सहमति को अपने वो रोक सकता है, या फिर वो पुनर्विचार के लिए वापस भी लौटाने का अधिकार उसके पास होता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल सामने आता है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए दोनों सदनों से पारित होने के बाद, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है कि वह सहमति दे दे। अगर सहमति दे देता है तो वो बिल जो होता है एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन बनती है कि वह अपनी सहमति न दे, तो सहमति अगर नहीं देगा तो वह एक्ट नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि वह सदन के पास वापस लौटा दे, वापस लौटा करके कहे कि इसमें कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। और इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए मान लीजिए कि सदन को वापस लौटाया और सदन ने उसमें थोड़ा बहुत या तो संशोधन किया या फिर यह बगैर संशोधन के अगर दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजता है, दोबारा अगर भेजे तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा अगर वो पुनर्विचार के बाद उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके आया है या फिर नहीं आया है। यहां तक की बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब इसी तरीके का एक लेजिस्लेटिव पावर राष्ट्रपति का और भी होता है। राष्ट्रपति के साथ में एक लेजिस्लेटिव पावर होता है, इसके द्वारा अध्यादेश जारी करना। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा पॉइंट है। ऑर्डिनेंस की बात हम लोग करेंगे अध्यादेश की बात हम लोगों को करना है, इसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें आप एक नजर डाल सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस होता है इसकी आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब सदन की कार्यवाही न चल रही हो और तत्काल में हमें किसी कानून को बनाने की आवश्यकता हो। तो यहां तक की बातें आप अच्छे तरीके से पढ़े रहिए। ऑर्डिनेंस से हम लोग अपनी बात को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति का जो इमरजेंसी पावर होता है यानी कि आपातकालीन शक्तियां होती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे राष्ट्रपति का वीटो पावर काफी इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 111। तो ये सब बातें हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।